संगम कोचिंग परानपुर। है आप सभी का हमारे चैनल संगम कोचिंग परानपुर में। स्टार्ट है आज की क्लास, कक्षा 12 की क्लास, मैथ की क्लास। पिछले क्लास के लिए माफ़ी चाहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल की क्लास हम ज्वाइन नहीं कर पाए। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। हम आब्यू पढ़ रहे हैं। आब्यू में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, 6 नंबर क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखा है, आप बुक में देख सकते हैं। 4 3x5 आब्यू में है। इसके बाद इज इक्वल टू yz 15। हाँ, यहाँ पे एक बात समझ लेना, कभी कभी ये चीज़ सारणिक में आ जाता है। मतलब हम बताए थे कि ये अगर ब्रैकेट टाइप का नहीं रहेगा, सारणिक टाइप का रहेगा। सारणिक ऐसे सिर्फ ऐसे रहेगा, तब उसका हल करने का तरीका कुछ और होगा। इसको हल करने का तरीका क्या है कि सिर्फ कंपेयर करते हैं। कंपेयर मीन्स तुलना करते हैं, पहले पद को पहले पद से, दूसरे पद को दूसरे पद से। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि अवयवों की तुलना करने पर, इसमें x, y, z की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर अवयव की तुलना करने का मतलब होता है पहला अवयव बराबर पहला अवयव। तो हम 4 इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं या y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार z इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। वो तो सेम ही है, हमें सिर्फ x, y और z की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल गई। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सिर्फ कंपेयर करना होता है। इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन है और तीसरा वाला भी क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में x प्लस वाई दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा इक्वेशन बना करके हल करना पड़ेगा। इसको आप हल करेंगे। हम तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं इसमें का। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड, फिर y प्लस जेड। आब्यू में है, 3 चीज़ें नहीं है, एक चीज़ है, एक चीज़ है, एक चीज़ है। 957, ठीक है। इसमें भी हमको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर मतलब पहला वाला अवयव इज इक्वल टू पहला वाला अवयव, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। सिमिलरली x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। एंड सेम सिमिलरली y प्लस ये z है 2 नहीं समझने का, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इतना ज्ञात तो हो गया हमें, लेकिन हमें x, y, z की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या था कि सिर्फ x सिर्फ y था, तो हमने डायरेक्टली कंपेयर करके लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या है कि x, y, z साथ में आ रहा है, x, z साथ में आ रहा है, y, z साथ में आ रहा है। तो अभी इसको और आगे हल करना पड़ेगा हमें। कक्षा 8 में, कक्षा 7 में बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, उन रूल्स का उपयोग करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब अपना माइंड यूज करें, कैसे हम क्या करें कि सारी वैल्यूज आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि x प्लस जेड की वैल्यू 5 है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x प्लस जेड के स्थान पे हम रख सकते हैं 5, y को ऐसे रुके रहेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ऐसे हम लिखने जा रहे हैं। समीकरण 2 तथा 1 से, या 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से लिखो अच्छा रहेगा, 1 तथा 2 से। अब इसमें हेल्प कैसे लिया जा रहा है, जो x प्लस जेड है यहाँ पे हम 5 रखने वाले हैं। इसमें x प्लस जेड है, इसके जगह पे हम 5 रख दिए, दोनों के जगह पे। अभी y बचा है बीच में, तो y को यहाँ पे हमने लिख लिया। इज इक्वल टू इधर में था 9। अब देखो क्या है, 5 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हमें मिल जाएगा 4। 9 में से 5 घटेगा तो 4, y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू को अगर इसमें हम रख दें तो z की वैल्यू आ सकती है इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो भाई, y की वैल्यू हमारे पास 4 थी, y के स्थान पे हम 4 रखने वाले हैं, तो 4 हमने रख भी दिया। प्लस z इज इक्वल टू 7, प्लस z इज इक्वल टू 7।
4 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो z इज इक्वल टू 7 - 4 हो जाएगा, जो कि 3 के इक्वल होता है। दो वैल्यू हमको मिल गई, y की और z की। अब चाहिए सिर्फ x की वैल्यू। तो आपके पास दो तरीके दिखाई दे रहे हैं। एक तो z की वैल्यू पता है, z की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, या y और z दोनों की वैल्यू पता है, y और z दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो भी x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आसान ये होगा, इसमें हम रखने जा रहे हैं z की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखेंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर z के जगह पे 3 रखना है, y तो y रहेगा प्लस z के स्थान पे हमने 3 रख दिया इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस में 3 जो कि 4 बन जाएगा। अभी आप देख सकते हो y की वैल्यू हम पहले से निकाल रखे हैं, हमें z की वैल्यू समीकरण 2 में रखना चाहिए था क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं, हम लिखे भी सही थे लेकिन रख दिए 3 में, कोई दिक्कत नहीं। इसके यहाँ से हम मिटा लेते हैं। अभी ये वैल्यू हम रखते हैं z की वैल्यू को 3 यहाँ पे, तो x + 3 इज इक्वल टू 5। 3 को उधर भेजें तो माइनस में 3, x इज इक्वल टू 5 में से 3 घटेगा तो 2। अभी हम देखते हैं कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट लें या कॉपी पे उतारें। अब हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे ही लगाएं, इक्वेशन को हल करके 4 समीकरण बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके 1 को और 2 को हल करोगे तो a और 1 को और 3 को हल करोगे तो a और b का मान आ जाएगा। 2 को और 4 को हल करोगे, ऐसे आप मान जो है रख करके चेक कर सकते हैं। नहीं आता है तो हमसे पूछेगा, हम बता देंगे। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको समझना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो 8 नंबर, आठ में a इज इक्वल टू सारणिक में aij, ये यम क्रॉस यन का एक सारणिक है, आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। ऑप्शन दिया है, ये कौन सा सही होना चाहिए? यम इज लेस देन यन, बी वाला ऑप्शन यम इज ग्रेटर देन यन, सी वाला ऑप्शन है हमारे पास m इज इक्वल टू यन, एंड डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, भाई देखो सिंपल है, समझने की बात है। इसमें होता क्या है, वर्ग आव्यूह का नाम लिया है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। हमने पहले दिन बताया था पंक्ति, ये पंक्ति है, 2 पंक्ति, 2 स्तंभ भी इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। 2 पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है, इसका मतलब ये है कि ये वर्ग आव्यूह है। 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है तो भी ये वर्ग आव्यूह है। 4 पंक्ति है, 4 स्तंभ है तो भी ये वर्ग आव्यूह है। अभी इसको हम कह सकते हैं 2x2 का ये है। क्यों? क्योंकि 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। इसको हम 3x3 कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम मिटा दें तो हमें कहना पड़ेगा 2x3। तो 2x3 हो गया तो ये वर्ग आव्यूह नहीं है, लेकिन अगर 3x3 रहा तो ये वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना। दोनों अगर इक्वल होते हैं ये तो वर्ग आव्यूह होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसने बोला था m क्रॉस n, ये कब वर्ग आव्यूह होगा? जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे कि 2 है, दोनों इक्वल है, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो हम कह सकते हैं ना कि वर्ग आव्यूह है। सवाल बोल रहा था कि वर्ग आव्यूह कब होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। छोटा वाला गलत होगा, बड़ा वाला गलत होगा, बराबर वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं गलत होगा, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें का सही है, ओके। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन। हालांकि इसमें भी एक्स वाई ये 7 नंबर की तरह ही है, लेकिन एक तो हम बता ही देते हैं 9 नंबर, और उसके बाद 10 नंबर। चलिए इसको मिटा लेते हैं। 9 नंबर देख लीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन को आप खुद ही लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए तो आप हेल्प लीजिएगा वीडियो का। चलिए फटाफट लगा लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x + 7 5 और ये y + 1 और इधर है 2 - 3x।
और युग्म समान है, समान बोला है, कामा लिखा है लेकिन समान बोला है, तो समान के लिए हमको बराबर रखना होगा, समान के लिए हमें बराबर रखना होगा 0 y-2 और यहाँ पे था 8 और 4। समान कह रहा है तो एक्स वाई के किन मानों के लिए एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। लिखेंगे जैसे पहले सवाल को हम इसे आज के पहले सवाल को हल किए थे, उसमें लिखा था हमने कि अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर पहला अवयव बराबर पहला अवयव 3x + 7 = 0, दूसरा अवयव बराबर दूसरा अवयव, तीसरा अवयव बराबर तीसरा अवयव और चौथा अवयव बराबर चौथा अवयव। अगर इसको हम हल करें 3x = -7 देगा, जो कि x = -7/3 दे देगा। x की वैल्यू आ गई। y वाली वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से, 1 को उधर भेज के, तो 8 - 1, ठीक है, जो कि y = 7 दे देगा। ये वाला हमने यूज कर लिया, ये वाला यूज कर लिया। अब इसको हम यूज करके देखते हैं। तो हमें y की वैल्यू वहाँ से 2 को इधर बुला लो तो 5 + 2 हो जाएगा = y, तो y = 5 और 2 हो जाएगा 7, y = 7 मिल जा रहा है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी। लेकिन इसको अगर लें हम 2 - 3x = 4, तो -3x को इधर रहने दो, 4 2 को उधर भेज दो -2, तो -3x = -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, x = हमको मिल जाएगा 2/3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि देखो ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है और एक ही आव्यूह है, ठीक है ना, एक इस साइड में एक उस साइड में, दोनों के डिफरेंट मान आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एक ही समय में x के 2 मान नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर कहेंगे कि यह ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन हमारा दे रहा था, जो ऑप्शन हमारा दे रहा था एक संभव नहीं है, वो वाला हमारा सही होगा। इसमें ऑप्शन था आपका बी वाला, 9 का बी वाला ऑप्शन सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ओके, अच्छा अब चलिए थोड़ा सा 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में जो है ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सिंपली 3x3 दिया था ना, हाँ 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनका प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। 0 या 1, 0 या 1 दो प्रकार की संख्याएं हैं, तो जितने प्रकार की संख्याएं होती हैं वो रखते हैं और उसके पावर में जितना क्रॉस जितना दिया हो। 3x3 दिया था तो 3x3 यानी कि 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 को यदि हम हल करते हैं तो हमारे हिसाब से 512 आना चाहिए। तो 512 स्थितियाँ संभव हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप उतार सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो चैप्टर हम पढ़े हैं 3.1, उसमें एक्स वाई का वैल्यू जो फाइंड करना था, या फिर वो पहले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी चैप्टर कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चल करके जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम बताएंगे अच्छी तरह से। अभी हम देखते हैं इसमें का पहला वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है a = 2 4 3 2, b = 1 2 -2 5, c = -2 5 3 4, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। और इसमें हमसे पूछा गया पहले में a + b की वैल्यू, दूसरे में पूछा गया a - b की वैल्यू, तीसरे में पूछा गया 3a - c की वैल्यू, चौथे में पूछा गया हमसे a b की वैल्यू, और पांचवें में पूछा गया b a की वैल्यू। देखो भाई, योग करना तो बिल्कुल सही है, घटाना भी बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, आराम से कर लेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। सही का मतलब ये है जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इनटू वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा 1-2 बार आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप खुद ही समझने लगोगे, करने लगोगे। इसका तरीका हम बताएंगे। तो इसमें से सबसे पहले क्या है कि हम बता देते हैं आपको पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहले वाले को अगर सॉल्व करें हम, तो इसमें लिखा है a + b,
ए की वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे है, वो है 2432 प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं, वो है 12 - 25। बिल्कुल आसानी से देखना, सही तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आए। आव्यूह का योग, इसको कहते हैं आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग बीजगणितीय नियमों के अनुसार होता है। जैसे 4 और 5 को जोड़ने पर 9 होता है, उसी तरह आव्यूह के भी पहले अवयव को पहले अवयव के साथ जोड़ते हैं, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ, तीसरे को तीसरे, चौथे और चौथे। ठीक है ना। प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, पहला अवयव प्लस है तो प्लस लगाएंगे और फिर प्लस पहला अवयव, ऐसे देखो 2 और प्लस 1, दूसरा अवयव प्लस दूसरा अवयव 4 + 2, 3 प्लस, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, प्लस है माइनस भी है, 3 प्लस लिख करके और ये माइनस लिख लेंगे ब्रैकेट में, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है। अच्छा 2 + 5, आव्यूह में इसको भी हम घेर देंगे। हल करना तो जानते हो आप, 2 और 1 होता है 3, 4 और 2 6, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 घट जाएगा 1, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा हमारा a + b का मान। ठीक है, इसी तरह से आप a - b का निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे जोड़ा गया वैसे आप घटा देना। ठीक, एक क्वेश्चन हम इसमें का तीसरा आपको बता देते हैं, हालांकि है आसान, इसको भी आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप देखते चलिए, नए आपके लिए नया चैप्टर होगा। 3 को 3 ही रहने देंगे, a की जगह a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू ये है हमारी 2432, माइनस में c की वैल्यू है हमारे पास -2534। अभी क्या है, इस क्वेश्चन में आगे कोई संख्या नहीं लगा था, इस क्वेश्चन में आगे संख्या लग गया, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। करना क्या होता है कि आगे कोई संख्या लग जाती है आव्यूह के, तो ये जा करके इन सभी अवयवों में गुणा करता है, आव्यूह के सभी अवयव में, सिर्फ इस वाले में क्योंकि इसके आगे लगा है, इसके आगे लगा होता तो इसमें भी गुणा किया जाता है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि इसका गुणा इसमें भी कर दें, कर रहे हैं तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिली का 9, 3 दूना के 6। अब ये 3 डिलीट हो गया, बाकी सबको ऐसे कॉपी कर लो, -2534। अब जैसे इस क्वेश्चन को हमने हल किया, माइनस से घटाना है, ठीक है ना, तो 6 माइनस, ये वाला माइनस और ये -2 है तो -2, 2 चिन्ह है, ब्रैकेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 12 माइनस है 5, तीसरा, ठीक है ना, 9 - 3, चौथा 6 - 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो मेरे हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 6 में से 4 घटेगा तो 2, तो ये हमारा आंसर होगा तीसरे वाले का। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन, इतने आप उतार लीजिए, अब हम एक क्वेश्चन चौथा वाला आपको बताएंगे, इनटू करने का, गुणा करने का, कि गुणा कैसे करते हैं 2 × 2 वाले में। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम अभी। एक फार्मूले के अनुसार हम बताते हैं, थोड़ा सा फार्मूला कठिन लगेगा। अगर ऐसे है 2 × 2 इसको कहते हैं, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक है ना, 2 × 2, अगर ऐसे आव्यूहों का अगर आपको गुणा करना है तो उसके लिए रूल बता देते हैं। पंक्ति और स्तंभ तो आप जानते हो, एक बार और बता देते हैं। सीधी लाइन वाले को पंक्ति कहते हैं, खड़ी लाइन वाले को स्तंभ कहते हैं। तो ये पंक्ति लेते हैं, पहले वाले में पंक्ति और दूसरे वाले में स्तंभ। पहले इस बात को माइंड में कंट्रोल करना, तो पहले वाले में पंक्ति और दूसरे वाले में पहला स्तंभ। ठीक है ना। अच्छा, इतना करने के बाद ये भी दिमाग में रखना है कि पहले अवयव को पहले अवयव से गुणा करना है हमें, यानी कि a1 का a2 में a1 a2 प्लस लिखना है अपने से। ठीक है, दूसरे अवयव का दूसरे मतलब पंक्ति के दूसरे अवयव का स्तंभ के दूसरे अवयव में गुणा, b1 का c2 में। बात को समझ गए, ये एक अवयव हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हमने गुणा किया, अब इसी पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में हम गुणा करने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि पहले वाले का पहले वाले में और दूसरे वाले का दूसरे वाले में। a1 का जाएगा b2 में, a1 b2 में गुणा किया। ठीक है, प्लस अपने से लिखना होता है b1 का d2 में गुणा। ये a1 b1 ये सब हमने अपने से नाम दिया है, यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अच्छा, पहली पंक्ति का इसमें भी हमने गुणा कर लिया, इसमें भी गुणा कर लिया, अब बची दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति का पहले पंक्ति में गुणा करेंगे और फिर दूसरी पंक्ति में गुणा करेंगे, ठीक है ना, सॉरी दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो C1 का A2 में हम गुणा करने वाले हैं, तो C1 A2 प्लस अब D1 का C2 में कर देंगे। इस तरह से होता है, शुरू में कन्फ्यूजन होगी, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हल करना सीख लो। C1 का B2 में C1 B2 और प्लस D1 का D2 में D1 D2, ये फार्मूले के तौर पे काम आएगा, अगर इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ये 2x2 के लिए है, 3x3 के लिए और इससे बड़ा हो जाता है, इसमें 4 अवयव होते हैं, 1 2 3 4, उसमें 9 अवयव हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं, ये अलग से हम आपको बताएं। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 नंबर क्वेश्चन। ए बी, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 4 3 2 इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -2 5। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जोड़ वाला घटाना वाला बताए कि 2 और 1 3 हो जाएगा, उसी तरह गुणा है तो 2 1 में 2 कर दो, 4 दूना 8 कर दो, 3 दूनी 6 कर दो, 2 5 10, गलत हो जाता है। इसके लिए अलग सा रूल होता है, गुणा के लिए बीजगणितीय रूल नहीं काम करता है। जैसे कि उसमें बताया कि इसमें की पहली पंक्ति ले लो, इसमें का पहला स्तंभ ले लो, पहले का पहले में गुणा, 2 1 में 2 प्लस अपने से लेना होता है, दूसरे का दूसरे वाले में गुणा, ठीक है, 4 दूना के 8। आप कभी कभी क्या करते हो, इसका इसमें गुणा करने लगते हो तो गलत हो जाता है, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसमें की पंक्ति और इसमें का स्तंभ, 4 दूना के 8, वो भी माइनस है तो माइनस में ब्रैकेट बना लिए, ठीक है। इसी पंक्ति का दूसरे वाले में गुणा, दूसरे वाले स्तंभ में, तो 2 दूना के 4, 4 25 20, स्पेस थोड़ा बीच में आप दे देना ताकि आपको खुद समझ में आए। पहली पंक्ति का इन दोनों में हमने गुणा कर लिया, अब दूसरी पंक्ति का इन दोनों में हम गुणा करने जा रहे हैं, तो 3 1 में 3 और प्लस 2 दूना के 4, वो भी माइनस में ब्रैकेट लगाना होगा, 3 दूना के 6 और प्लस 2 5 10। इसको हम आव्यूह में रख लेंगे। इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 में से 8 घटेगा तो -6 हो जाएगा, 4 और 20 24 होता है, 3 में से 4 घटेगा तो -1 हो जाएगा, 6 और 10 16। तो ये हमारा होगा ए बी का वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से आप बी ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी वाला पहले रख दीजिए, ए वाला बाद में रख दीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि इसमें का क्वेश्चन पहले वाले में का आप पूरा जो है हल कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो है, आप दूसरे में का सारे क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं, सिर्फ जोड़ना है, ठीक है, जोड़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट करेंगे कमेंट के थ्रू। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जो है a² + b² है और उस दूसरे वाले आव्यूह में 2ab है, तो a² + b² + 2ab हो जाएगा, जो कि फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का, तो वो a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी में का चौथा क्वेश्चन है cos² x, cos साइन में दिया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो cos² x और उधर का जोड़ें तो cos² x + sin² x हो जाएगा। और हम पढ़े हैं 9 10 में 11 में कि cos² x + sin² x का मान 1 होता है, तो उसको जोड़ करके हम 1 लिख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम, इसको भी मिटाते हैं और टाइम भी हो गया है, तो ये आज का आखिरी सवाल होगा आपका। तीसरे में, हालांकि तीसरा भी आप कर सकते हैं, गुणा करना है, गुणा करना हम अभी भी बताया है आपको। चलिए, तो तीसरे में हम पहला क्वेश्चन हल कर देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज भी करेंगे आपको, तो वो हम अगले दिन से बताएंगे आपको। तीसरे का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, a b - b a मल्टीप्लाई करना है a - b b a, ऐसे करके जो रूल हमने बताया वही रूल यूज करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहले अवयव का पहले अवयव में गुणा, तो a² प्लस b² इसी पंक्ति का दूसरे वाले में, तो ये जाएगा माइनस में a और b का गुणा, ठीक है, b का a में गुणा, तो प्लस करके करते हैं, तो b का a में गुणा तो ba या है ab। अब दूसरी पंक्ति का पहले वाले में, तो माइनस में b का a में गुणा, तो माइनस में ab प्लस दूसरे वाले का दूसरे वाले में, तो a का b में तो ab, ठीक है। अब इसी पंक्ति का दूसरे वाली स्तंभ में गुणा, तो माइनस b का माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, b² a का a में गुणा तो a²। हम देख सकते हैं कि ये ab से ab कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के कारण ये भी कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a² + b²। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसको शुद्ध रूप से a² + b² लिख सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा, लेकिन अगर आप चाहें तो a² + b² सारे में मिल रहा है, कॉमन ले सकते हैं,
जीरो में तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक भी कहते हैं, तो यहाँ पे आई भी लिखा जा सकता है। 1 0 0 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं। ये हमारा आंसर होगा। तो आज का टाइम जो है यहीं पे समाप्त होता है और ये क्लास जो है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल संगम कोचिंग परानपुर। तब तक के लिए नमस्कार।